हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। लेसन 5th चल रहा है, भारत में मानव पूंजी निर्माण, और इसका एक पार्ट अपन ने देख लिया था जिसमें अपन ने देखा था कि मानव सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है। मानव यदि सक्रिय है, यदि योग्य है, यदि शिक्षित है, यदि प्रशिक्षित है तो वह सरकार के लिए लाइबिलिटी असेट्स अर्थात पूंजी का कार्य करता है। इसी चैप्टर को अपन आज आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि भारत में मानव पूंजी क्या है और उसके निर्माण के घटक क्या है और उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही है। वापस से अपन एक बार बात कर लेते हैं जनशक्ति अर्थात मानव पूंजी। मानव पूंजी हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है वो सारी ही मानव पूंजी नहीं कहलाएगी। जनसंख्या का वह हिस्सा जो कार्यशील है, जो कार्य करना चाहता है, जिसके मन में कार्य करने की इच्छा है, जो आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए, जो सक्रिय है, जो शिक्षित है, जो योग्य है, जिसमें क्षमता है, वे सभी जनसंख्या क्या कहलाती है? मानव पूंजी, जिसको अपन श्रम शक्ति भी कह सकते हैं, मैन पावर भी कह सकते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जनशक्ति अर्थात मैन पावर अर्थात मानव पूंजी, जिसको श्रम शक्ति भी कहते हैं। जनसंख्या का वह हिस्सा जो सक्रिय है, जो कार्य करता है, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है, कार्य करना चाहता है, उसे ही हम जनशक्ति कहते हैं। और वास्तव में देश के विकास के अंदर इसी जनशक्ति का योगदान है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात कर ली थी कि यदि हमें कोई चीज उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके 5 भाग हैं। कौन कौन से? श्रम, पूंजी, भूमि, साहस और उद्यमी। उन 5 में से 4 साधन तो भौतिक पूंजी है, लेकिन जो मानव है वो एक सक्रिय साधन है। सक्रिय इसलिए कहा है क्योंकि मानव पूंजी के बिना वो 4 साधन व्यर्थ हैं। वो 4 साधन है अपने पास, भूमि, पूंजी, साहस, उद्यमी, सब कुछ है, लेकिन जब तक उसमें श्रमिक या श्रम नहीं जुड़ेगा तब तक वो सब बेकार है। तो ये सारी बातें अपन लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो आज अपन को ये समझ लेना है कि जनशक्ति या मैन पावर किसी भी देश के कार्यशील जनसंख्या है और जनसंख्या का वह भाग है जो सक्रिय है, जो योग्य है, जो कुछ करना चाहता है और किसी न किसी रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है। तो जनसंख्या को जिम्मेदारी न समझ करके हमें उसे असेट्स अर्थात संपत्ति या पूंजी मानना है। अब हम चाहते हैं कि मानव पूंजी का निर्माण करना है, अर्थात मानव जो कि जनसंख्या है, जनसंख्या जो कि लाइबिलिटीज है, सरकार की लाइबिलिटीज है, जनसंख्या क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार चाहती है कि वो हमारे लिए असेट एज ए असेट अर्थात पूंजी का कार्य करे, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए 2 बातें हैं, एक आंतरिक घटक, दूसरा बाहरी घटक। आंतरिक घटक की बात करते हैं अपन, तो आंतरिक घटक में आता है शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य, और बाह्य घटक में आता है विदेशों में भेजकर या विदेशों से एक्सपर्ट्स मंगवाकर। तो मैं इसको 1 बाय 1 आपको विस्तृत रूप से समझाती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो हमारी जिम्मेदारी ही ना रहे, वो हमारे लिए पूंजी का कार्य करे, देश के विकास में अपना योगदान दे। तो उसको मानव को पूंजी बनाने के 2 घटक, आंतरिक घटक के अंदर अपन 3 चीजें लेंगे। सबसे पहले लेंगे शिक्षा। तो बच्चों, हम शिक्षा के द्वारा जो कोई भी व्यक्ति है, कोई अज्ञानी मूर्ख, उसके अंदर नैतिकता का विकास कर सकते हैं, उसमें ज्ञान का संचार कर सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने देश के अंदर प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया है। पहले इतने अधिक विद्यालय नहीं थे, लेकिन आज जगह जगह के ऊपर सरकारी विद्यालय हो गए। प्रत्येक पंचायत के ऊपर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय या सीनियर विद्यालय भी हो चुके। इसी के साथ साथ सरकार विश्वविद्यालय बनाने के ऊपर भी खर्चा कर रहा है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों के अंदर, एक अज्ञानी मानव के अंदर संस्कारों की अर्थात उसके अंदर ज्ञान का संचार किया जा सकता है, उसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो यदि एक इंसान है, एक अशिक्षित इंसान है और एक शिक्षित इंसान है, तो वो अशिक्षित इंसान है वो हमारे लिए पूंजी का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसका देश के विकास में योगदान नहीं होगा। तो शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव को
एक लाइबिलिटी से असेट बनाया जा सकता है। सेकंड, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आज आपके पास एक ऐसे इंसान है जो शिक्षित तो है, लेकिन बदलती परिस्थिति के अनुसार, बदलते तकनीकी ज्ञान के अनुसार, टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ इंसान को अपडेट करना आवश्यक है। तो आपका किसी भी क्षेत्र का कार्मिक है, चाहे वो चिकित्सा विभाग का कार्मिक हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्ट का कार्मिक हो, या बिजनेस की बात हो, चाहे मोबाइल का शॉप हो उसके, या कंप्यूटर की शॉप है, या कपड़े का व्यापारी है, या किसी कारखाने में काम करता है, उसको समय समय पे अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर नई तकनीक आती है, नए मशीनें आते हैं, नए प्रोजेक्ट आते हैं, तो उसके ऊपर कैसे कार्य करें, उस मशीनों को कैसे चलाना है, नई क्या चीज़ें आ रही है, उस तकनीक को समझने के लिए समय समय पर उसको प्रशिक्षित किया जाता है। और हमारी सरकार इसके ऊपर प्रयास भी करती है, जिसकी वजह से हमारे जो कार्मिक है, हमारी जो श्रम शक्ति है, हमारी जो जनशक्ति है, वो और अधिक एक्टिव होकर के, वो और अधिक सक्रिय होकर के, वो और अधिक कौशल के साथ, वो और अधिक स्किल के साथ अपना कार्य करती है और देश के विकास में योगदान देती है। स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। आप बहुत होशियार हैं, आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप बहुत अधिक कार्य करना भी चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो क्या आप अपना 100% दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारी जनसंख्या को जिम्मेदारी से पूंजी बनाने के लिए। हमारे पास योग्य इंसान है, योग्य व्यक्ति है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जो काम कर भी सकते हैं, काम करना चाहते भी हैं, लेकिन उनका शरीर उनको साथ नहीं दे रहा है। तो एक अच्छे व्यक्ति, एक योग्य कार्मिक के लिए, एक मानव पूंजी को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए, है ना, ये घटक क्या है? मानव पूंजी को के अंदर और अधिक उपयोगिता के सृजन के लिए, मानव पूंजी है हमारे पास, लेकिन वो और अधिक उपयोगी है, उसके लिए उसको उचित स्वास्थ्य सेवाएं देना, मेडिकल फैसिलिटी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए सरकार ने जगह जगह के ऊपर अस्पताल, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खोले हैं। हमारे विदेशों से भी हमने इसके लिए नई टेक्नोलॉजी मंगवाई है, और अब देश के अंदर ही छोटी मोटी बीमारियां और असाध्य बीमारियों का इलाज भी हमारे देश में हो रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? सरकार की ये योजना है कि ताकि लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मिले, ताकि लोग अस्पताल जाएं और अपना इलाज कराएं। अब यदि वो स्वस्थ हो जाएगा तो वो अपने देश के विकास में अधिक योगदान दे पाएगा। तो बच्चों, मानव को लाइबिलिटी से लेकर के असेट बनाने के लिए, जनसंख्या को मात्र जनसंख्या न रह करके पूंजी बनाने के अंदर, जो हमारे देश के अंदर जो आंतरिक घटक का मतलब क्या है? देश की भौगोलिक सीमा के अंदर ऐसे कार्य जो हम अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंदर ही कर सकते हैं, उसी को आंतरिक घटक कहते हैं। और आंतरिक घटक के अंदर अपने 3 चीज देख ली: शिक्षा यानी एजुकेशन, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, स्वास्थ्य यानी मेडिकल फैसिलिटी। इन 3 के द्वारा हम अपने जो कार्मिक है, हमारे देश की जो जनसंख्या है, उसको अपने देश की सीमा, देश की भौगोलिक सीमा में रख कर ही उसको और अधिक उपयोगी, और अधिक योग्य, और अधिक सक्षम बना सकते हैं, ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सके। अब बाह्य घटक का मतलब होता है ऐसे कार्य, ऐसे स्रोत, ऐसे घटक जो हमारे देश की भौगोलिक सीमा के बाहर जाकर के हो सकते हैं। और इसके 2 तरीके। नंबर 1, हम अपने कार्मिकों को विदेशों में भेज दें। हम अपने एम्प्लॉय को कहाँ भेज दें? विदेशों में भेज दें। चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट का आदमी हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी हो, चाहे वो किसी और विभाग का आदमी हो, उसको हम क्या करें? विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज दें, ताकि वो विदेश में जाए, वहाँ पर क्या कार्य चलता है, वहाँ पर लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर मशीनों को वो किस तरह से हैंडल करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे इंजीनियर है, वो इंजीनियर को हमने क्या विदेशों से मशीनें तो मंगवा ली है, लेकिन हम उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे। हमारे मेडिकल साइंस के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ईसीजी की मशीन है, कार्डियोग्राम है, हमने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा ली जिसकी करोड़ों की लागत है, लेकिन हम उसको चला नहीं पा रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम अपने देश के कार्मिकों को विदेशों में भेजते हैं, और वहाँ पर जाकर के हमारा यहाँ का कार्मिक देख कर के आता है कि वहाँ पर किस किस प्रकार से मोबाइल बन रहे हैं, किस प्रकार से लैपटॉप बन रहे हैं,
किस किस प्रकार से जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े कारखानों की मशीनें कार्य कर रही है, किस प्रकार नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, मेडिकल साइंस में इलाज किस प्रकार से हो रहा है, मेडिकल साइंस की जो मशीन है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, वो सब हमारा कार्मिक विदेशों से सीख करके आता है और फिर वो वहाँ जाकर एक्सपर्ट हो जाता है और हमारे देश के अंदर अपनी सेवाएं देता है, जिससे हमारे देश का विकास होता है। तो एक तो ये है कि हम अपने कार्मिक को कहाँ भेज दें, विदेशों में भेज दें। दूसरा ये तरीका है कि हम एक्सपर्ट को ही विदेशों में से मंगवा लें। ऐसा करते भी हैं, हम विदेशों से एक्सपर्ट्स मंगवाते हैं जो यहाँ पर आकर के हमें बताता है कि वहाँ पर कारखाना कैसे चलता है, वहाँ पर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर किस प्रकार के सिलेबस है, किस प्रकार से बच्चों के अंदर नई नई नवाचार, जिसको अपन कहते हैं न्यू जो चीज़ें होती है, नए अपडेट्स है, वो सब हम अपने देश के अंदर आके बताता है। तो हमारे देश के कार्मिक भी अपडेट होते हैं और हमारी जो जनशक्ति है, हमारी जो श्रम शक्ति है, जो हमारा मेन पावर है, वो और ज़्यादा एबल हो जाता है, और ज़्यादा सक्रिय से नई ऊर्जा से कार्य करता है और हमारे देश का विकास होता है। तो ये तो बात बच्चों मैंने बता दी कि हमारे जो मानव पूंजी का निर्माण है उसके कौन कौन से दो घटक या स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं कि मानव पूंजी के निर्माण के अंदर सरकार जो प्रयास कर रही है उसके अंदर हमें किन किन कठिनाइयों का, किन किन बाधाओं का या किन किन प्रॉब्लम्स का, किन किन जो समस्याएं उसका हमको सामना करना पड़ रहा है। तो बाधाएं या समस्याएं को मैंने 6 भागों में बांटा है। सबसे नंबर 1, बढ़ती जनसंख्या। हम हर लेसन के अंदर, जब से हम अपने भारत के अंदर चुनौतियां पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। हमने देख लिया कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, आज़ादी के बाद अपन ने योजनाएं भी बना ली, अब पंचवर्षीय योजनाएं भी बन गई, योजना आयोग भी बन गया, लेकिन फिर भी देश के सामने कई सारी चुनौतियां आई, देश के सामने जो बाधाएं उसका अपन वर्णन कर रहे हैं। अब उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि मानव को एक जिम्मेदारी से क्या बनाना है, अपन को असेट, पूंजी बनाना है। तो जिम्मेदारी से पूंजी बनाने के लिए एक क्रिया जो निष्क्रिय मानव है उसको सक्रिय, योग्य, सक्षम मानव बनाना है। तो उसको जो उसके घटक पढ़ लिए, अब उस घटकों को करने में अपन को क्या डिफिकल्टीज आ रही है, समस्याएं आ रही है, बाधाएं आ रही है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो बढ़ती जनसंख्या, हमारी हर चुनौती का जो कारण है वो मेन है वो बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है तो हमारे संसाधन, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कम हो रहे हैं। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, इतनी सारी जनसंख्या को हमारी सरकार अच्छे से पोषण की बात करें, सब तरह की सेवाएं की बात करें, सब प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नहीं दे पा रही है। तो यदि हम चाहते हैं कि देश का बहुत अच्छे से विकास हो, हमारा प्रत्येक मानव ऐसे पूंजी के रूप में काम करे, हमारा प्रत्येक मानव हमारे लिए कैपिटल बन जाए, तो सबसे बड़ा कार्य है जनसंख्या को कंट्रोल करना। जनसंख्या यदि कम होगी तो हमारे ये संसाधन और अच्छे से काम कर पाएंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे से काम कर पाएंगे। कुशल प्रशिक्षण का अभाव, सरकार ट्रेनिंग दे रही है, समय समय के ऊपर कैंप लगते हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, अलग सभी डिपार्टमेंट के कार्मिकों को अपडेट करने के लिए सरकार ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन फिर भी जिस गति से जितनी ट्रेनिंग विदेशों में हो रही है उतने ट्रेनिंग प्रशिक्षण हमारे देश में नहीं हो पा रहे। और जब तक ये प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग लोगों को अपडेट नहीं किया जाएगा तब तक हमारा मानव पूंजी नहीं बन पाएगा। तो बढ़ती जनसंख्या और उस बढ़ती जनसंख्या को उचित प्रशिक्षण का अभाव है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सरकार ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इसके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं और भी कमी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक तो गरीबी है, लोग अज्ञानी भी हैं, ऐसे के अंदर लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे और काफ़ी श्रम शक्ति हमारी बीमार रहती है, अपना जो पूरा जो शारीरिक क्षमता का यूज़ नहीं कर पा रही है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव भी हमारी जनशक्ति को पूंजी बनाने के अंदर एक बाधा आ रही है। शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन जो बेसिक नीड्स के अंदर अभी हमने जैसे पढ़ा ना कि रोटी, कपड़ा, मकान हमारी बेसिक नीड्स है ना, हमारी मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन बच्चों, सिर्फ 3 चीज़ें हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा और उचित पेयजल अर्थात पोषण की बात तो अपन कर चुके, लेकिन शुद्ध पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी हमारी बेसिक नीड्स है। यदि हमें खाना मिल जाता है, हमें पहनने को कपड़ा मिल जाता है और रहने को घर मिल जाता है, इतना ही पर्याप्त नहीं है मानव को पूंजी बनाने के लिए। उसको उचित शिक्षा देना, उसको
पीने के लिए शुद्ध जल देना और उसको उचित स्वास्थ्य देना, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा और स्वस्थ होगा तभी वो अपना 100% दे पाएगा। अशिक्षित, जो अशिक्षा है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, न तो उसके अंदर नैतिक मूल्य होंगे, उसे मोरल ही नहीं होगा, न संस्कार होंगे, न उसको देश में क्या हो रहा है वो सब कुछ पता होगा, तो वो हमारे देश के विकास में कैसे योगदान देगा। तो हमारे व्यक्तियों का, हमारी जनसंख्या का क्या होना आवश्यक है? हमारे जनसंख्या का स्वस्थ प्लस शिक्षित प्लस प्रशिक्षित, ये सब कुछ होगा तभी वो देश के विकास में योगदान दे पाएगा और उसको सब कुछ पता होगा। अदरवाइज यदि शिक्षा नहीं है तो उसमें नैतिकता नहीं होगी, उसमें संस्कार नहीं होंगे और उसके वो नई नई चीज़ों से अपडेट नहीं होगा, तो देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। बच्चों, एक सामाजिक कुरीतियाँ देश के विकास में हर वक्त हर प्रकार की चुनौती में हमारी ये सामाजिक कुरीतियाँ भी हमें बाधा दे रही है। सामाजिक कुरीतियाँ, बाल विवाह, है ना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, मृत्यु भोज, फिर हमारी कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अब बाल विवाह, बच्चों की कम उम्र में विवाह करवा देते हैं, जिससे अब जब विवाह ही हो गया है तो उसका सारा डेवलपमेंट ही खत्म हो जाता है। एक सही उम्र के अंदर यदि विवाह होता है तो वो मेच्योर होता है, उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में पता होता है, उसे क्या अवसर है, उसके रोजगार के क्या अवसर है, उसके शिक्षित हो जाता है। लेकिन जब बाल विवाह हो जाता है तो ये मान लीजिए कि वहाँ पर एक बैरियर लग जाता है और आगे हमारा जो मानव होता है ना, वो सरकार के लिए और जिम्मेदारी बन जाता है। क्योंकि शादी हो गई, न तो वो आगे पढ़ पाएगा, न कुछ ढंग का रोजगार मिल पाएगा और ऊपर से जनसंख्या बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है। उसके साथ साथ हमारे और भी कई सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं। लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, हमें कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर जाना ही नहीं है, लोगों को विदेशों में नहीं भेजना है, और हमारे कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं कि विवाह के ऊपर इतना अधिक खर्चे, हमारी सामाजिक कुरीतियाँ, मृत्यु भोज है, मृत्यु के बाद के सारे क्रियाकर्म, ये सब कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत अधिक धन का भी व्यय होता है और बहुत अधिक समय का भी व्यय होता है, जिससे हमारे मानव का हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। और जो मेन चीज़ होता है वो दृष्टिकोण, हमारी विचारधारा, क्योंकि हम अशिक्षित हैं, प्रशिक्षण का अभाव है, तो हमारे दृष्टिकोण में कहाँ से चेंज होगा। तो सबसे बड़ी जो चेंज होता है कि मानव के विचारों में परिवर्तन लाया जाए, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन लिया जाए। यदि उसका दृष्टिकोण, उसकी विचारधारा, उसका नज़रिया चेंज हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सोल्व हो जाएगी। एक बार इंसान का नज़रिया चेंज हुआ तो वो सभी चीज़ों में पॉजिटिव सोचेगा, और जब उसकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी तो अपने आप ही बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमारे दृष्टिकोण का जो चेंज है, हमारे विचारों का जो चेंज है, हमारे नज़रिए का जो चेंज है, वो चेंज करना बहुत अधिक आवश्यक है। अब बात करते हैं कौशल या प्रतिभा का विदेशों में पलायन। ये बात भी सही है। हमारे देश के अंदर क्या होता है, लोग टैलेंट भी हैं, वो एक्सपर्ट भी हो गए, विदेशों में जाकर के भी शिक्षा ग्रहण करके आ गए, है ना। हमने कहा है ना कि हम विदेशों में बेच करके भी हमारे लोगों को प्रशिक्षित और शिक्षित कर सकते हैं। सब कुछ होने के बाद भी हमारे देश में लोगों को इतना अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको इतना अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं, जितना वो प्रशिक्षित है। हमारे यहाँ के इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का पर्सन हो, उसको अपने देश के अंदर इतने अधिक अपॉर्चुनिटी, इतना अधिक जॉब, या उसको कह लो कि उतना अधिक पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कह रहा है, विदेशों में जा रहा है और विदेशों के अंदर जाकर के अपनी सेवाएं दे रहा है। तो जो सेवाएं अपने देश को मिलनी चाहिए थी वो अपने देश को न मिल करके किसको मिल रही है, विदेशों को मिल रही है, जिसकी वजह से भी हमारा जो मानव है, जो हमारी जिम्मेदारी से पूंजी बनने के अंदर ये बाधाकार है। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर अपन अच्छे से देख लिया कि मानव को जन शक्ति बनाने के लिए, मानव को मानव पूंजी बनाने के लिए क्या क्या स्रोत हैं उसको अपन ने विस्तृत से देखा, और इन स्रोतों के अंदर क्या क्या कठिनाई आ रही है उसको भी अपन ने देख लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आगे अभी अपन इस लेसन के अंदर और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।